हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने लाइट रिएक्शन की डिटेल्स पढ़ी थी कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। वो सारी की सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं और केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। उसी के बारे में हमें एक बार पढ़ना है। तो एक बार थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है वो लाइट रिएक्शन से निकले, जो कि केल्विन साइकिल में जो हमारी डार्क रिएक्शन है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो वो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है उसको हम हील रिएक्शन बोलते थे, और ये कहाँ पे हो रही है, जो थाइलाकॉइड का रीजन होता है, जो थाइलाकॉइड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके अंदर लाइट रिएक्शन है वो पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो H2O मॉलिक्यूल्स थे इनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही थी यहाँ पे, और जो H2O मॉलिक्यूल है इनका जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे होगी। H2O टूट जाएगा, इसकी जो ऑक्सीजन है वो क्या बाहर रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था ये किसके साथ, NADP के साथ जुड़ के किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, NADPH की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। यहाँ पे ATP रिलीज हो रही थी, NADPH की फॉर्मेशन हो रही थी, और O2 है वो रिलीज हो रही थी। लाइट रिएक्शन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे थे, ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी, और जब H2O स्प्लिट आउट हो रहा है उस टाइम पे जो H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो किसके साथ, NADP प्लस के साथ अटैच होके NADPH की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऑक्सीजन है वो तो बाहर रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जो ATP एंड NADPH है ये दोनों आगे केल्विन साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहाँ जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे एडीपी और NADPH है वो अपना काम करते हैं। और जो अपनी डार्क रिएक्शन है ये कहाँ पे, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा होता है जो फ्लूइडी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें डार्क रिएक्शन है वो चलती है। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन है वो दिन में होगी, डार्क रिएक्शन है वो रात में होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ही डे टाइम पे प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होती है, लेकिन लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थी, और जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डार्क रिएक्शन है उसके बारे में। तो डार्क रिएक्शन है वो एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उन्होंने इस रिएक्शन के बारे में बताया था, और उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको किस में मेजर किया था, एल्गल फोटोसिंथेसिस, जो एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है उसमें ये पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको देखा था। रेडियो एक्टिव ट्रेसर के थ्रू उन्होंने इस चीज को मेजर किया था। जो C3 साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, उसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। एल्गल फोटोसिंथेसिस में इसको मेजर किया गया था बाय द मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, और इसके अंदर एटीपी और NADPH जो रॉ मटेरियल लाइट रिएक्शन में बन चुका है उसका यहाँ पे यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्लांट है वो डे टाइम में फोटो रेस्पिरेशन चलता है। मान लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस रेट है वो हाई होता है डे टाइम में प्लांट्स के अंदर, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली चल रही है, और जब प्लांट रेस्पायर करते हैं तो वो भी CO2 रिलीज करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो रेस्पिरेशन के टाइम पे, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको भी यहीं की यहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको भी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे, जो वो एयर क्वालिटी है उसको प्यूरिफाई करने में, क्योंकि उसने अपने अंदर का वेस्ट है उसको भी वही यूज कर लिया, जो CO2 प्रोड्यूस हो रही थी उसको भी वही यूज कर लिया, और जो बाहर से प्रोडक्ट आएगा CO2 है वो बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको भी डार्क रिएक्शन में उससे ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल क्या है कि भाई हमें यहाँ पे डार्क रिएक्शन है उसमें क्या करना है कि जो CO2 मॉलिक्यूल है इससे हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे थी फोटोसिंथेसिस की वो हम लाइट रिएक्शन में पढ़ चुके। अब फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन प्रोसेस कैसे होती है वो हमें पढ़ना है।
हमने बोला था कि भाई फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन का हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ लिया कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कैसे चलती है, वो पूरी की पूरी हमने समझ ली है कि H2O का स्प्लिटिंग होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो NADPH की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, वो सारी डिटेल हमने पढ़ ली। आज हमें पढ़ना है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मॉलिक्यूल है, उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होगी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होगी और ये रिडक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके अंदर मेनली हम 3 स्टेप्स है वो इंक्लूड करेंगे, कार्बोलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो पूरी की पूरी साइकिल के थ्रू ये चीज हमें आगे समझनी है। तो साइकिल पे चलते हैं अपनी पे। ये पूरी की पूरी साइकिल है वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो क्या होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इस चीज के ऊपर काम किया कि भाई जो ग्लूकोज के हम इसको C3 साइकिल बोल रहे हैं। तो ये जो 3 कार्बन वाला फिनोमिना ये कहाँ से आ रहा है? एक कार्बन तो मान लिया कि भाई हम हमारे पास CO2 से आ गया, लेकिन 2 बचे हुए कार्बन है वो कहाँ पे आए? हमने इसको C3 साइकिल बोला है। तो इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो CO2 का तो एक ही कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ से आए? तो ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर जो मेल्विन केल्विन है उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि वो एक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं जिसका नाम है रुबिलोज बाइफॉस्फेट। रुबिलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन प्रोडक्ट है ये। और इसको C3 साइकिल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल के अंदर जो कि होता है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल बोला गया है। अब हमें इस साइकिल के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो हो रहे हैं, कहाँ पे ATP का यूज हो रहा है, कहाँ पे NADPH के यूज होगा और कहाँ पे मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है। वो सारे के सारे स्टेप्स है वो हमें 1 बाय 1 इसके पढ़ने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कार्बोलेशन। कार्बोलेशन स्टेप के अंदर क्या होगा? जो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RBP, जो जिसको हम बोलते हैं RUBP बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके पास 5 मॉलिक्यूल कार्बन के होते हैं और एक इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? CO2 मॉलिक्यूल। अब हमें बनाना क्या है? C6 की फॉर्मेशन। ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम यहाँ पे? 6 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इसके भी जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, इसके भी हमें 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है? इसके पास 5 है। ये जो RUBP है इसके पास एक मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन है, तो 6 के पास कितने हो जाएंगे? 30 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल किसके हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड के। और 30 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए? जो RUBP अपने पास जो कंपोनेंट है इसके हो गए। कार्बोलेशन प्रोसेस में क्या होगा? जो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ये CO2 के साथ मिक्सअप होगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी, क्या बनेगा? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 36 हमारे पास ओवरऑल थे। 6 हमारे पास CO2 के थे और 30 RUBP के थे। तो 36 मॉलिक्यूल थे। 36 के कितने मॉलिक्यूल बने? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 36 को 3 से डिवाइड कर दो, कितने मॉलिक्यूल बने? जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके कितने मॉलिक्यूल बने? 12 बने। कितने बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल। देखो हमारे पास RUBP के थे कितने? 5 मॉलिक्यूल। एक के पास 5 कार्बन थे, तो 6 के पास हो जाएंगे 30। हमने CO2 ऐड करनी है कितनी? 6 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, तो 30 प्लस 6 कितना हो गया? 36। अपना जब कार्बोलेशन प्रोसेस होगी, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है आफ्टर रिएक्शन, वो बनता है हमारा फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा
तो वो उसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल। उसके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास जो हमारा रिएक्टेंट था उसके पास 36 मॉलिक्यूल है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये अब 36 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, उसमें CO2 और RUBP के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके पास 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन प्रेजेंट है उसके पास, जैसे कि CO2 के पास CO2 है, उसके पास एक मॉलिक्यूल के पास कितना है? एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इसी टाइप से जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है उसके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो 36 अगर कार्बन मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ तक हो गया। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि भाई 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। सेकंड स्टेप है वो है हमारा रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या करना है? जो ये एसिडिक फॉर्म बन गई, हमें एसिड नहीं चाहिए, हमें तो कार्बोहाइड्रेटिक फॉर्म चाहिए। तो जो ये एसिडिक फॉर्म बन गई, इसका ऑक्सीडेशन करना है। पहले हम रिडक्शन कर चुके हैं, उसके बाद अब हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें क्या यूज होगा? एटीपी का यूज होगा। अब 12 मॉलिक्यूल है, उनका क्या करना है? हमें रिडक्शन करना है। एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी चाहिएगी, तो 12 मॉलिक्यूल के लिए 12 एटीपी चाहिए होगी, और साथ में किसकी? NADPH की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उससे हमें क्या बनाना है? ग्लिसरल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाना है हमें। तो क्या क्या यूज होगा हमारा? 12 एटीपी, 12 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और 12 NADPH इसकी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ती है। जो रिडक्शन की प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसका रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन करके हमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है, जिसमें 12 एटीपी का यूज होगा, और 12 NADPH का जो यूज है वो यहाँ पे होता है। जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है इस रिडक्शन स्टेप के अंदर, तो प्रोडक्ट हमारा बनता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसके 12 मॉलिक्यूल्स है वही बनेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है। किसका? जो C3 साइकिल है उसका स्टेबल प्रोडक्ट है वो ये बन चुका है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड होता है किसका? C3 साइकिल का। फिर यहाँ से जो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है, इससे हमें क्या करना है? अब एल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है, इससे हमें अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्मेशन करनी है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फ्रक्टोज की फॉर्म में हो सकता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकता है, और लास्ट में प्लांट तो किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है। तो स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, किसी भी फॉर्म, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, तो किसी भी फॉर्म में ये प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पे जो 12 मॉलिक्यूल थे, इसके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। जो 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बने हैं, वो उनमें से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है वो बनाएंगे। तो अब जो 10 बच गए वो क्या करें? ये 10 मॉलिक्यूल्स जो बच गए, तो ये RUBP जो हमारे पास है, रूबिलोज बाइफॉस्फेट, ये इसकी रीजनरेशन में हेल्प करेंगे। ये इसका रीजनरेशन जरूरी है। इसका रीजनरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा CO2 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? रूबिस्को एंजाइम है वो काम करता है यहाँ पे। जो रिबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट वाला जो फंक्शनिंग है कार्बोलेशन प्रोसेस में, वहां पे रूबिलोज एंजाइम है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या हुआ कि भाई हमारे पास 12 स्टेप है वो बन गए ग्लिसरल्डिहाइड के। इससे जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे? हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन है वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो 10 मॉलिक्यूल्स बच गए, 12 में से 2 ने तो बना लिया कार्बोहाइड्रेट, जो 10 बच गए वो क्या करेंगे?
जो अपने पास रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, इसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। और जब रीजनरेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर एटीपी का यूज होगा फिर से। यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स जो टू एटीपी है उनका यूज होता, सॉरी टू नहीं, सिक्स मॉलिक्यूल है एटीपी के, वो यूज होते हैं। क्या हुआ है, रिबुलोज के पास कितने कार्बन थे, एक मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन थे, तो 6 मॉलिक्यूल हमें लेना है, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल कार्बन जो हमारे पास ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी वहां पे हमें 6 कार्बन की जरूरत पड़ती है। C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे अपने पास। तो हमें 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे जो रिबुलोज 15 बाइफॉस्फेट है इसके 6 मॉलिक्यूल लिए। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में हम CO2 के साथ इसको ऐड करेंगे, CO2 के भी 6 मॉलिक्यूल लेंगे। जो इनका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, जिसके 12 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसमें रुबिस्को एंजाइम है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, रिडक्शन। रिडक्शन में हमें क्या करना है कि जो ये एसिडिक फॉर्म बनी है हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट की, उसको हमें एल्डिहाइड फॉर्म में लेके आना है। ग्लिसरॉल डिहाइड की फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें 12 एटीपी की जरूरत पड़ेगी और 12 एनएडीपीएच की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। इसका 12 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लिसरॉल डिहाइड की फॉर्मेशन हम कर लेते हैं 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच का यूज करके, क्योंकि एनर्जी चाहिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ये जो 12 मॉलिक्यूल बने हैं, इनमें से 2 मॉलिक्यूल है वो तो आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। और जो 10 मॉलिक्यूल्स है वो दोबारा से रीजनरेट करेंगे, किसको, रिबुलोज बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन करेंगे। और जब रिबुलोज बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन होगा तो वहां पर फिर से 6 एटीपी की जरूरत पड़ती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की नीड होगी वहां पर फिर से। और दोबारा से रिबुलोज बाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, ये क्या काम कर रहा है, CO2 के एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले वहां पे करता है। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी केल्विन साइकिल की। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप, 3 स्टेप इंक्लूड हुए, कार्बोलेक्शन कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस एंड रीजनरेशन प्रोसेस। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है कि भाई रिबुलोज जो रिबुलोज बाइफॉस्फेट है उसका यूज करके CO2 के साथ उसको ऐड करके हमने ग्लिसरॉल डिहाइड की फॉर्मेशन की, जिसके 12 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ये एसिडिक फॉर्म में है तो इसको हमें एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, जहाँ पे एटीपी का यूज होगा और एनएडीपीएच का यूज होगा। एनएडीपीएच का ओवरऑल हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। 12 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई तो फिर हमें जो ये 12 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, 10 मॉलिक्यूल है वो वापस से किसका रीजनरेशन करेंगे, रुबिलोज बाइफॉस्फेट का। यहाँ पर फिर से 6 मॉलिक्यूल एटीपी के हमारे यूज होंगे। ओवरऑल हुआ क्या, कितने कितनी एटीपी यूज हुई, ये एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ से मिली थी, हमें लाइट रिएक्शन से मिली थी। लाइट रिएक्शन में ये दोनों चीज रिलीज होती है और वहां से जो डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में होते हैं वहां पे इनका यूज होता है। तो ओवरऑल 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी एटीपी यूज हुई, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पे यूज हुए रिडक्शन स्टेप में, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुए कहाँ पे, रीजनरेशन स्टेप में। तो टोटल कितने हुए, 12 + 6 18 जो मॉलिक्यूल्स है एटीपी के वो यूज होंगे एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एनएडीपीएच के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए, एनएडीपीएच के यूज हुए रिडक्शन प्रोसेस में 12 मॉलिक्यूल्स। एटीपी के यूज हुए हमारे पास 16 मॉलिक्यूल्स, एडीपी के सॉरी 18 16 ही 18 मॉलिक्यूल्स, 12 + 6 18 मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है। और रिडक्शन का के अंदर एनएडीपीएच के 12 मॉलिक्यूल्स यूज हुए। क्वेश्चन बन सकता है कि केल्विन साइकिल के अंदर एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, तो टोटल 18 मॉलिक्यूल्स है वो यूज होते हैं। एनएडीपीएच के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। रिबुलोज 15 बाइफॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, फोस्फोग्लिसरॉल डिहाइड होता है। और जो फोस्फोग्लिसरॉल डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेंगे,
2 मॉलिक्यूल से वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेंगे और 10 मॉलिक्यूल से वो एटीपी का यूज करके दोबारा से रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को रीजनरेट करेंगे। जो 1,5 बाइफॉस्फेट है, इसका क्या काम है? CO2 का एब्जॉर्प्शन करना, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हो गई अपनी केल्विन साइकिल। अभी इसके सारे के सारे स्टेप्स है वो हमें पढ़ने हैं, इनकी थ्योरी मतलब इनके नोट्स है वो प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। अगर फिर भी साइकिल में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगी। Kelvin cycle है, Kelvin cycle and his co-workers then worked out on whole pathway and show the pathway operated in a Kelvin manner. RUBP was regenerated. क्या बता रहा है? केल्विन और उनके जो को-वर्कर्स थे उन्होंने पूरे पाथवे पे काम किया, वो एक साइक्लिक मैनर में कि सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन हो रही, देन उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो रही, वो दिखाया। और मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या कर रहा है? RUBP मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और उसका रीजनरेशन होना जरूरी है क्योंकि CO2 एब्जॉर्प्शन में वो जरूरी होगा। केल्विन पाथवे है वो हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगा। अगर हमने बोला कि भाई जो अपना स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, उसके पास से 3 मॉलिक्यूल है कार्बन के, तो इसलिए हम C3 साइकिल बोल रहे हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं कार्बन के, तो उस साइकिल को हम C4 साइकिल का नाम दे देते हैं। और जो केल्विन साइकिल है इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूड होंगे, कार्बोक्सिलेशन स्टेप, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये 3 स्टेप्स है वो मेनली यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। इसके बारे में भाई जब CO2 हम ऐड कर रहे हैं RUBP के साथ तब क्या होता है वो पढ़ना है। कार्बोक्सिलेशन इज अ फिक्सेशन ऑफ CO2। क्या हो रहा है? CO2 का फिक्सेशन हो रहा है इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर रहे हैं CO2 को फिक्स करके। जो CO2 एब्जॉर्ब की थी उसको फिक्स करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। इट इज द मोस्ट क्यूरिकल स्टेप ऑफ Kelvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। RUBP काम तभी करेगा जब CO2 एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसका यूटिलाइज करेंगे तभी कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है वो हमारा कंप्लीट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर CO2 ही एब्जॉर्ब नहीं हुई है तो आगे के स्टेप्स तो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे मेन रोल इंपॉर्टेंट किसका है? CO2 का, क्योंकि CO2 से ही क्या बन रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर ओवरऑल इस साइकिल का कोई रोल ही नहीं रहा। तो जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो CO2 की वजह से, और CO2 का एब्जॉर्प्शन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है वो अपना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP carboxylase which result in the formation of 2 molecule of 3-PGA। देखो मेन रोल इंपॉर्टेंट कौन कर रहा है? RUBP है, वो मेन रोल इंपॉर्टेंट कर रहा है। और किसकी फॉर्मेशन करेगा? 2 मॉलिक्यूल किसके बना रहे हैं? फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन PGA जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा था। सिंस द एंजाइम आल्सो एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इट वुड बी मोर करेक्ट इट कॉल RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम और रुबिस्को। जो RUBP है इसको ओवरऑल अगर करेक्ट करके लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाता है? रुबिस्को, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है इसलिए इसको नाम दिया गया है रुबिस्को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम है वो मेन रोल प्ले करता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है अपना रिडक्शन का। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है? जो PGA की फॉर्मेशन हुई है उसको हमें किसमें? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन में वापस लेके जाना है। दिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मेशन में ये स्टेप हेल्प करेगा। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पे कितना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओवरऑल कितने? 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक एक PGA के लिए कितना? 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो फिर 6 के लिए कितना होगा? 12। तो ओवरऑल 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP स्टेप में यूज होते हैं रिडक्शन के स्टेप में। एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। एक के लिए 2 मॉलिक्यूल किसके यूज हो रहे हैं? NADPH के। तो ओवरऑल इसके भी कितने हो जाएंगे? 12 पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही है, तो 6 जो
6 मॉलिक्यूल्स है CO2 को, उसको फिक्स करने के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of the cycle are required the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। ये जो ओवरऑल साइकिल चल रही है कि CO2 का फिक्सेशन हुआ, 6 मॉलिक्यूल्स है, ये टर्न पूरी चलेगी, मतलब एक पाथवे, एक केल्विन पाथवे को कंप्लीट करने के लिए हमें 6 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन चाहिए, क्योंकि हमें 6 मोलिक्यूल कार्बन के प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, उसकी फॉर्मेशन हमें यहाँ पर करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुकी, वहां से हमने 2 मॉलिक्यूल से क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। उसके बाद हमें जो अपना आरयूबीपी है उसका दोबारा से रीजनरेट करना है, किस लिए, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, उसके लिए CO2 के एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे हमें दोबारा से आरयूबीपी का जरूरत पड़ेगा, CO2 फिक्सेशन, CO2 एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस दोबारा से इसका रीजनरेशन करना पड़ेगा, तो वहां पे 10 मॉलिक्यूल्स है वो यूज हो जाएंगे, किसके, जो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड था उसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्यूरिकल साइकिल टू कंटिन्यू इंटरप्टेड। जो साइकिल है उसको ये तो है नहीं कि भाई एक साइकिल चल चुकी है उसके बाद बंद हो जाएगी, नहीं, कंटिन्यूअसली वो साइकिल है वो चलती रहती है। एक बार जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन है, दोबारा से वो कंटिन्यू चलती रहेगी, तो हमें हर जगह पे किसकी, आरयूबीपी की जरूरत पड़ेगी। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म द आरयूबीपी। हर एक मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, 1 मॉलिक्यूल चाहिए एटीपी का। तो आरयूबीपी के कितने मॉलिक्यूल थे हमारे पास, 6 थे, तो 6 के लिए कितने चाहिए होगी, 6 मॉलिक्यूल चाहिए। एक के लिए 1 एटीपी चाहिए, तो 6 के लिए 6 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। हेंस फॉर एवरी CO2 molecule entering Kelvin cycle 3 molecule of ATP and 2 NADPH are required। तो ओवरऑल क्या बता रहे हैं कि भाई केल्विन साइकिल में कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए जो CO2 के फिक्सेशन में, ओवरऑल 18 तो ATP का यूज हुआ एंड 12 NADPH के यहाँ पे यूज हुआ। NADPH जो कि कहाँ से मिले थे हमें, लाइट रिएक्शन से मिले थे, ATP भी और NADPH भी। इट इज प्रोबेबली टू मीट डिफरेंस in the number of ATP and NADPH used in dark reaction that cyclic phosphorylation take place। cyclic phosphorylation process है वो चलती रहती है continuously, और ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बने हैं उनका यूज होता रहता है। ये दोबारा से साइकिल एक बार बताई गई कि भाई राइबोलेज बाइफॉस्फेट है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा, उसमें 3 फॉस्फोग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होगी, रिडक्शन होगा, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट भी बन सकता है और फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड भी बन सकता है। वहां से किसका, स्टार्च, सुक्रोज स्टार्च के ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर दी, रीजनरेशन में दोबारा से एटीपी का यूज हुआ है। ये दोबारा से साइकिल है वही समझाई गई। तो ये हो गई अपनी केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन है उसके बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ साइकिल को। ये देखिए यहाँ पे अपनी साइकिल है, इसके अंदर हमने क्या किया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के हमने कितने मॉलिक्यूल लिए, 6 मॉलिक्यूल हमने लिए। 6 मॉलिक्यूल हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बने उसके, 12 मॉलिक्यूल बने। रिडक्शन की प्रोसेस करनी है, उसमें हमें जो ये एसिडिक फॉर्म है इसको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें 12 एटीपी और 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी। ये 12 मॉलिक्यूल बन चुके फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। इससे हमें जो 12 है इसमें से 2 मॉलिक्यूल है उसके यूज कर लिया हमने कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में, और 10 मॉलिक्यूल है ये दोबारा से जो हमारा आरयूबीपी है, रुबिलोज बाइफॉस्फेट है, इसको रीजनरेट करने के लिए यूज कर लिया, क्योंकि अगर ये एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम हमारे पास होगा तभी हम जो CO2 फिक्सेशन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और जब इसका रीजनरेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की दोबारा से रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हो गई अपनी केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन के बारे में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हमें जो
नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करना। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ समझ में आई, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।